नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट। मंदिर में प्रार्थना के बाद ड्रिलिंग के 2 स्पॉट फाइनल। वहीं उत्तरकाशी आ रही ड्रिलिंग मशीन ऋषिकेश में खाई में गिरी। 9 दिन से फंसे 41 लोग। इन्वेस्टर समिट को लेकर एनडीए ने तेजी से किया काम शुरू। देहरादून में किया जा रहा पेंटिंग और साइनेज का काम। 15 दिनों में सभी काम हो जाएगा पूरा। उत्तराखंड में अब नगर निगमों की जिम्मेदारी संभालेंगे जिला अधिकारी। 6 महीने के लिए की जाएगी नियुक्ति। निकाय बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को हो रहा पूरा। कोटद्वार में सतपुली के बीच 2 बस सड़क हादसे का शिकार। सवारियों से भरी बसें आपस में टकराई। 12 से ज्यादा यात्री घायल। और पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय श्रीनाग महोत्सव पर कार्यक्रमों की धूम। छात्र छात्राओं ने लगातार कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। आज सुरक्षा के लिए मुस्तैद रही पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के ऋषिकेश की दिव्यांग खिलाड़ी जहां एक और बैडमिंटन में विदेशों तक अपना लोहा मनवा चुकी है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने उसे निराश किया है। इसी निराशा के चलते उसने अपनी कहानी खानपुर विधायक उमेश कुमार को सुनाई। दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया और जापान टोक्यो में जाकर देश का नाम भी रोशन किया, लेकिन उत्तराखंड सरकार से उसे आज तक किसी तरह की सहूलियत नहीं मिल पाई। इस संबंध में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इधर 2018 से खेलती आ रही हूँ और मैंने आपके राष्ट्रीय लेवल पर कई मेडल अर्जित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आपके थाईलैंड गई थी और अभी फिलहाल ही पिछले साल हम लोग जापान टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं प्रतिभाग कर आई हूँ। पर मेरे को जब भी अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना होता है तो गवर्नमेंट से कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। अगर हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो उनके नीचे का जो स्टाफ है वो हमें मिलने नहीं देता है उनसे। मैंने कई बार उनके ऑफिस पे कॉल की कि हमें उनसे मिलना है, हमें एक बार बात कराइए, क्योंकि मेरे को जापान टोक्यो जाना था और मेरे पास उस तरह से आर्थिक मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे पास एरेज, तो मैंने उनसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मेरे को किसी भी ने भी उनसे मिलने नहीं दिया। जहाँ की वो रहने वाली हैं, जो उनकी विधानसभा है, उन्हीं की विधानसभा से जो उनके विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, कद्दावर नेता हैं। उसके बावजूद एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो दिव्यांग है वो परेशान है, दर दर भटक रही है। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, शर्म आनी चाहिए उस मंत्री को भी, जो मंत्री ये नहीं देख पा रहा कि उनके क्षेत्र की एक महिला पैरा ओलंपिक खेलने वाली जो जापान, थाईलैंड, अन्य देशों में अच्छा प्रदर्शन कर आई है, नेशनल चैंपियन भी है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो दर दर भटक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में खेल की स्थिति क्या है।
कानपुर विधायक उमेश कुमार के कुनबे में अब लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसको लेकर वो अब और भी ज्यादा चर्चाओं में आने लगे। कानपुर विधायक के पास हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा से रहे प्रत्याशी रहे मोहसिन भी आज अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्हें समर्थन देने की बात कही। इसके साथ ही फूल माला पहनाकर एक दूसरे का स्वागत भी किया। इस मौके पर मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि वो अब से पहले कई पार्टियों में रहे हैं, पर उन्होंने महसूस किया कि उमेश कुमार एक सच्चे समाज सेवी हैं। वहीं विधायक उमेश कुमार ने बताया कि लगातार उनके साथ लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है। वाला चुनाव लड़ा बीएसपी से रुड़की विधायक का, परंतु वहाँ कोई अनुशासन ही नहीं है, पार्टी में किसी तरह कोई मामला नहीं, तो इसलिए उसे बड़ा वो हो के छोड़ना पड़ा। और आज मैं माननीय विधायक उमेश कुमार जी के साथ उनके कार्य की लोकप्रियता देखी, उनके कार्य देखे, किस तरह निर्धन लोगों के वो काम करते हैं। समाज में किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ आ जाए, वो उनका पूरा सम्मान और सहयोग करते हैं। रात आधी रात कोई काम हो लोग करते हैं, तो इसलिए देखते हुए, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए थे, हम भी यही चाहते हैं लोगों के काम होने चाहिए, तो माननीय विधायक जी के साथ रहेंगे और उन्हें 2024 के चुनाव में इंशाल्लाह एमपी बनाने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग क्षेत्र में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं, वो सभी लोग इस बात से धीरे धीरे सहमत हो रहे हैं कि विधायक उमेश कुमार जो हैं वो क्षेत्रीय जनता का काम कर रहे हैं और हरिद्वार के लिए भविष्य में और अच्छे काम किए जा सकते हैं। हरिद्वार की जनता के लिए और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल बनाए जा सकते हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। रुड़की में चोरों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रामपुर में बंद मकान देखकर चोरों ने धावा बोला। लाखों की नकदी और जेवरात सहित अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 3 दिनों तक शादी में रहने के बाद जब परिवार ने घर के हालात देखे तो गंगनहर कोतवाली में पीड़ित परिवार ने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पूर्वांचल समाज के द्वारा लालकुआ के 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान लालकुआ के रेलवे कॉलोनी, 25 एकड़ कॉलोनी, वार्ड नंबर 1, बंगाली कॉलोनी सहित करीब 1 दर्जन छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। नहाए खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद चढ़ाकर और खाकर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू कर कल दूसरे दिन सूर्य को नमन किया। वहीं छठ मैया से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सुबह जलकुंड में खड़े होकर सूर्य को दूध से अर्घ देने के बाद व्रत समाप्त किया। इस दौरान छठ पूजा समिति द्वारा पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि पूर्वांचल समाज के द्वारा लालकुआ के 1 दर्जनों घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। इस दौरान लालकुआ के रेलवे कॉलोनी, वार्ड नंबर कॉलोनी सहित कई 1 दर्जन कॉलोनी में छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए गए छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। 18 नवंबर दोपहर 3:33 पर इस साल भगवान बद्री विशाल जी के धाम कपाट शीतकालीन हेतु बंद कर दिए गए। बता दें, इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी 6 महीनों के लिए श्री नरसिंह मंदिर में पहुंच चुकी है, जहां 6 महीने शीतकालीन हेतु भगवान शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी की पूजा अर्चना की जाएगी। रविवार को रावल ईश्वरी प्रसाद नंबोदरी और धर्माधिकारी और साथ में वेद पाठियों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंच गई। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
नैनीताल हाईकोर्ट में सिलक्यारा टनल को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट की दखल के बाद राज्य सरकार की नींद खुली और राज्य सरकार ने परिजनों के रहने का इंतजाम किया। पहले अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों के रुकने तक का इंतजाम नहीं किया गया था। टेंट में परिजन रह रहे थे और अब राज्य सरकार ने परिजनों के रहने खाने पीने के इंतजाम के लिए सिलक्यारा में 3 अधिकारियों को भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही है। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। वहीं पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। के पास एक ट्रोला अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में ट्रोला चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रोला में उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए मशीन देहरादून से ले जाई जा रही थी। ट्रोला में रखी एक मशीन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। घटना कैसे हुई इसकी भी जांच की जा रही है। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में हादसे में फंसे मजदूरों की कुशलता के लिए हवन पूजन किया। देहरादून के घंटाघर स्थित पंचायती मंदिर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हवन किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी पर लगाए। उन्होंने कहा विभिन्न एजेंसियों के बीच सामान्य की कमी है, जिसका हर्जाना अंदर फंसे 43 मजदूरों को देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा देव शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसी को सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। सरकार ने शुरुआत में एक मशीन लाए, 2 दिन बाद वो 1.25 मीटर खोदने के बाद वो मशीन ख़राब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस विमान से लाई गई, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद वो मशीन भी जो है 24 मीटर खोदने के बाद बंद हो गई। लेकिन सरकार को 5 दिन जाने के बाद ये याद आए कि उसमें बीच में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, तो आप ऊपर से छेद करने का। अरे 5 दिन तक क्या तुमको पता नहीं था? पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में पार्टी मजबूत करने की तैयारियां जोरों शोरों पर है, जिसको लेकर प्रदेश भर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रुद्रप्रयाग सहित 3 जिलों में सम्मेलन का आयोजन संपन्न हो चुका है। अब आगामी सम्मेलन टिहरी और बागेश्वर में होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका परिणाम आगामी चुनावों में पड़ने वाला है। अठारह 3 दिन हमारा चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में जिला स्तरीय हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुए हैं। बहुत अच्छे सम्मेलन रहे हैं, कार्यकर्ताओं की अच्छी भागीदारी रही
और ये विशेषकर हमारे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सम्मेलन हम आयोजित कर रहे हैं। बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं को उसमें प्रशिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं। अब हमारा 21 और 22 तारीख को टिहरी संसदीय क्षेत्र के टिहरी जिला और उत्तरकाशी जनपद स्तर के हमारे सम्मेलन है। उसमें माननीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण प्रतिभाग करेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर एमडीडीए ने तेजी से काम शुरू किया है। देहरादून में वॉल पेंटिंग का काम किया जा रहा है, वहीं साइनेज का काम भी तेजी से जारी है। वहीं एमडीडीए वीसी बंशीधर के तिवारी के मुताबिक अगले 15 दिनों में हम सभी काम खत्म कर लेंगे। चौबट्टाखाल से सतपुली के बीच 2 बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में सवारियों से भरी 2 बसें आपस में टकरा गई। इस दौरान एक बस चौबट्टाखाल से कोटद्वार आ रही थी, जबकि दूसरी बस चौबट्टाखाल की ओर जा रही थी। बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री इस दौरान घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में दवाइयों का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अक्सर अस्पताल परिसर के बाहर किसी केमिस्ट से दवाई लेने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, जिस बात को अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने भी माना है। सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई डॉक्टर लगातार ऐसा कर रहा है तो उसका संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही भी की जाएगी। देखिए, बाहर की दवाई को लेकर भी हम लोग का बहुत कई बार और मेरे आने के बाद भी 2 बार इस तरह का नोटिस दिए जा चुके हैं कि बाहर की दवाई जहां तक है ना लिखी जाए। लेकिन उसमें कुछ दवाइयां हैं जो शायद हमारे पास, क्योंकि हमारी भी इन्वेंट्री बहुत बड़ी हो जाती है, हर चीज़ अवेलेबल कराना तुरंत पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में बाहर जन औषधि परियोजना भी चल रही है। हमारे अपने अस्पताल में उसके 2 से 3 सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ की दवाई से ली जा सकती है। कोई बहुत ही रेयर केस में कोई बाहर की दवाई लिखी जा सकती है। लेकिन इसमें अगर कोई रेगुलर दवाई लिख रहा है तो अगेन मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारे संज्ञान में जरूर लाएं। हम भी बीच बीच में ओपीडी स्लिप्स का एक ऑडिट करते रहते हैं, तो उसमें बिल्कुल 1% से भी कम इस तरह की चीज़ों को पाया गया है कि दवाई बाहर से लिखी गई है, और जो उस समय के लिए शायद जरूरी थी। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।